क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्था। ऐसे पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं मुख्य रूप से देखा जाता है तो 3 ही होता है, लेकिन जब पदार्थ की भौतिक अवस्था में कुल अवस्थाएं पूछा जाता है तो कुल 5 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कुल 5 भौतिक अवस्थाएं होती है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आता है पदार्थ की मुख्य कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है। मुख्य रूप से जब पूछा जाता है तो हम लोग 3 ही बोलते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछेगा पदार्थ की मुख्य भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं तो बोलेंगे 3। ऑप्शन में 3 रहेगा, 3 चुनेंगे। कभी कभी 4 भी देता है और 5 भी देता है। जब 5 रहेगा तो 5 का चयन करेंगे, 5 नहीं रहेगा तब हम लोग 3 ही चुनेंगे। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं में हम लोग को देखना है मुख्य रूप से तो 3 ही होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस में हम लोग को अच्छा से जानना है कि ठोस पदार्थ क्या होती है। ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्थाएं हैं। ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्थाएं होती है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। उसे कहीं भी किसी भी स्थान पर रखा जाता है तो आकार में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है और आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस पदार्थ कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, इसके एग्जाम्पल में ठोस का एग्जाम्पल होता है ईंट हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा इत्यादि हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं ईंटे से। इसके अलावा भी बहुत सारे ठोस पदार्थ हैं। तो ठोस पदार्थ की मुख्य रूप से हम लोग पहचान जो देखें, मुख्य पहचान ठोस की जो मुख्य पहचान है वह है कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। पदार्थ की ठोस अवस्थाएं, इसकी परिभाषा का भी लिखने के लिए है कि पदार्थ की ठोस अवस्थाएं से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा लिखिए। हम लोग लिखेंगे पदार्थ की ठोस अवस्था वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। परिभाषा हो गया। इस परिभाषा के बाद ठोस पदार्थ के बारे में और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जानना जरूरी होता है। एक तो जान लिए कि इसकी आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। दूसरी बात जानना है पदार्थ के बारे में कि ठोस पदार्थ जो होता है, ठोस पदार्थ उसका ठोस पदार्थ है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल पहले बता देते हैं। देखिए यह एक ठोस पदार्थ है, एक वस्तु है, ठोस वस्तु है, ठोस पदार्थ है। एक और हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसे द्रव मान लिए, यह द्रव की वस्तु है। और एक तीसरा मान लिए यह गैस है। एक ही एग्जाम्पल में ठोस, द्रव, गैस तीनों की डिफिनेशन और तीनों का कुछ और मुख्य विशेषताएं जो गुण होगा सब क्लियर हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, इसे ठोस वस्तु मान लिए, इसे ठोस पदार्थ माने हैं। ठोस पदार्थ में अच्छा पदार्थ की जो विशेषताएं हम बताए थे आपको, जो सभी पदार्थों के लिए होता है, सभी पदार्थों में वह विशेषताएं होती है। उसमें पहली विशेषताएं बताए थे कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। याद है, पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जितनी भी पदार्थ होती है वे सभी पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। अभी हम एक ठोस पदार्थ आपके सामने बना दें। बगल में एक द्रव पदार्थ बनाते हैं, यह भी छोटी छोटी कणों से मिलकर ही बना है। यह जो द्रव पदार्थ है यह भी छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बना है। यह गैस पदार्थ है, यह भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ध्यान देंगे, यह ठोस पदार्थ है, यह द्रव्य है और यह गैस है। इसमें देखें, तीनों में देखें कि यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पदार्थ की विशेषताएं हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठोस का भी यह विशेषता है, द्रव का भी और गैस का भी। सब में छोटा छोटा कण दिखाई देता है, लेकिन कुछ अंतर भी दिखाई देता है। ठोस पदार्थ जो है इसमें जो कण है, इसमें कणों की संख्या बहुत अधिक है और अधिक कण होने के कारण यह जो ठोस पदार्थ है देखने से भी पता चलता है कि यह बहुत घना
इसमें छोटे छोटे कण जो है वो काफी अधिक मात्रा में, जिसके कारण यह घना है। यह द्रव्य पदार्थ है, यह एग्जाम्पल है ठोस का, और यह हो जाएगा द्रव का, और यह है गैस का। तो देख रहे हैं कि छोटे छोटे कणों से मिलकर तो तीनों पदार्थ बना है, लेकिन इसमें जो कण है, इसमें कणों की संख्या जो है ठोस की अपेक्षा कम है। इसमें कम कण है, इसमें कण का जो घनापन है, कण की जो उपस्थिति है ठोस की अपेक्षा कम है। और जब गैस में हम लोग गए तो गैस में देखे कि गैस का जो कण है द्रव से भी कम है। इसमें घनापन कम है कि ज्यादा है? इसका घनापन बहुत ही कम है। द्रव गैस की अपेक्षा द्रव में आते हैं तो द्रव का जो घनापन है यह गैस की अपेक्षा अधिक है। और जब ठोस को देखते हैं तो ठोस का घनापन द्रव की अपेक्षा अधिक है। तो हम कहेंगे ये तीनों पदार्थ में, ठोस द्रव गैस तीनों जो पदार्थ है, पदार्थ की ये तीनों अवस्थाएं हैं जिसमें सबसे ज्यादा घना कौन दिखाई दे रहा है? ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है। एक विशेषताएं और ठोस के बारे में आया। यह ठोस का एक गुण हुआ कि ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है वह द्रव और गैस दोनों के घनत्व से अधिक होता है। अब पूछेंगे बउआ कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं में किन अवस्थाओं का घनत्व सबसे कम होता है? गैस का। किन अवस्थाओं का घनत्व सबसे अधिक होता है? ठोस का। अब हम कहेंगे कि द्रव का घनत्व ठोस की तुलना में क्या होता है? कम होता है। द्रव का घनत्व गैस की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। ठोस का घनत्व द्रव और गैस दोनों की तुलना में अधिक होता है। एक गुण तीनों के बारे में पता चल गया। तीनों के एक एक गुण को देख लिए। क्या? घनत्व। घना है, घनत्व इसको कहेंगे कि ठोस का घनत्व सर्वाधिक हुआ, गैस का घनत्व सबसे कम हुआ। द्रव का घनत्व गैस से अधिक लेकिन ठोस से कम। एक गुण क्लियर है। दूसरा गुण, इसके कणों के बीच में जो खाली खाली जगह है, ध्यान देंगे ठोस पदार्थ के कणों के बीच में जो खाली जगह दिखाई देता है, कहीं कहीं जैसे यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यह बहुत ही कम है। रिक्त स्थान बहुत ही कम है। द्रव में देखते हैं तो द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान जो होता है वह ठोस की अपेक्षा ज्यादा है, इसमें ज्यादा स्थान खाली है। गैस में देखिए कि गैस के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है ये द्रव से भी ज्यादा होता है। तो अब हम पूछेंगे कि रिक्त स्थान यानी कहेंगे कि कणों के बीच रिक्त स्थान जो होता है, खाली जगह होता है, वह सबसे ज्यादा किसमें है? खाली जगह गैस में। सबसे कम किसमें है? ठोस में। यहाँ से एक गुण पता चला कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच अंतरा आणविक स्थान बहुत ही कम होता है। गैस पदार्थ की जो गैसीय अवस्था है, इस गैसीय अवस्था में देख रहे हैं कि अंतरा आणविक स्थान बहुत ही ज्यादा। अब एक बात और जानिए कि जिसमें अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होगा, पदार्थ की एक विशेषता बताए हुए है कि पदार्थ के कण हमेशा क्या करता है? गति करता है। ये कण रुका हुआ नहीं है, सब गति में है। गति में है, लेकिन सबसे ज्यादा गति इसका कण तेज गति से नच रहा है कि इसका कण कि इसका कण? गैस का कण अधिक तेज गति से नच रहा है। क्यों? इसको जगह बहुत है खाली, कहीं से कहीं किधरों में ही नच जाएगा, और ये जब भी नचेगा तो कोई ना कोई कण से टकराते रहेगा। अच्छा, कोई व्यक्ति गाड़ी से चलता है या पैदल ही चलता है, स्पीड में चलता है, कोई कण से टकराएगा तो उसका गति कमेगा कि गति बढ़ेगा? कमेगा। तो इसमें जो गति होता है, कणों की जो गति है ठोस अवस्थाएं में, जो कण है इसके कणों की जो गति होती है सबसे कम होती है। सबसे कम बोले तो द्रव से भी कम और गैस से भी कम। तो सबसे कम कणों की जो गति होगी वह सबसे कम किसमें होगी?
क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि यह इसका घनत्व अधिक है और कणों का गति सबसे ज्यादा किसमें होगी? गैसीय अवस्था। क्यों? कारण क्या है? कारण है कि इसमें कणों के बीच रिक्त स्थान ज्यादा है, इसका घनत्व बहुत ही कम है। कम घनत्व में, कम घना में कोई भी चीज तेज गति से चलेगा। बउआ, जब लोग गाड़ी चलाता है, जहाँ पर खूब जाम लगा हुआ है, पूरा घना है, वहाँ पर गाड़ी कितना स्पीड में चला सकता है? बहुत काफी स्पीड में चलाएगा ना? नहीं चलाएगा। घना है, जाम लगा हुआ, वहाँ पे आदमी कितना स्पीड में गाड़ी चलाएगा? एकदम धीरे धीरे। कभी ज्यादा, बहुत ज्यादा घना होगा तो गाड़ी रुक जाएगा, उस समय गति में नहीं रहेगा। हाँ, वह गतिशील रहेगा, उसका कण गतिशील रहेगा, लेकिन गतिशील होते हुए भी उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं। गाड़ी जाम के कारण, गाड़ी जो चल रही थी वह गाड़ी स्टार्ट रहेगा, वह गाड़ी स्टार्ट रहेगा, गाड़ी वाइब्रेशन में रहेगा, लेकिन गाड़ी गति नहीं कर पाएगा। गति नहीं करेगा, गति तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा नहीं। गतिज ऊर्जा कब होगी? जब कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो या पिंड हो, जब वह गति में रहेगी तो उसमें गतिज ऊर्जा हो। यदि गति में नहीं रहेगी तो गतिज ऊर्जा नहीं हो। यहाँ पर देख रहे हैं, अच्छा, गाड़ी चालक जब गाड़ी चलाता है, उसे पूरा फाका रोड मिले, सड़क पे एक गाड़ी कहीं इक्का दुक्का गाड़ी होगा तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह गाड़ी बहुत तेज गति में चला। तो गाड़ी तेज गति में चलेगा। यहाँ पर अवस्थाएं जो है गैस में, इसका कण जो है बहुत तेज गति में घूमेगा और ठोस का कण बहुत स्लो गति में घूमेगा। यह गति में है, कण गतिशील है, लेकिन इसके कणों में जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है वह बहुत ही कम होगी। गतिज ऊर्जा किसमें सबसे कम होगी? और गतिज ऊर्जा किसमें सबसे ज्यादा होगी? गैस में। द्रव की गतिज ऊर्जा ठोस से ज्यादा होगा, लेकिन गैस से कम। सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होगी? कारण क्या है कि सबसे ज्यादा तेज गति से गतिशील किसका कण होगा? गैस का। गैस का कण अधिक गतिशील होना, इसका कारण क्या है कि इसमें रिक्त स्थान काफी ज्यादा है। जहाँ रिक्त स्थान ज्यादा है, इसका घनत्व जो है, घनापन बहुत ही कम है, खाली जगह है, इसलिए इसका कण तेज गति से गति करेगा। तो गतिज ऊर्जा पूछा जाए कि पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, गतिज ऊर्जा किसमें अधिक होगी? गैसीय अवस्था में। गतिज ऊर्जा किसमें कम होगी? पदार्थ की ठोस अवस्था। जो ठोस अवस्था है, इसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक हो, ठोस पदार्थ की गतिज ऊर्जा सबसे कम हो, क्योंकि इसमें गति ज्यादा स्पीड में नहीं ना करेगा। हो सकता है कि बिल्कुल शून्य भी हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ की गतिज ऊर्जा शून्य होती है और गैस पदार्थ की जो गैसीय अवस्था है, इसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। एक बात और जानेंगे बउआ, जब यह ज्यादा घना है, इसके कण काफी नजदीक है, तो ऐसी स्थिति में पदार्थ की जो हम विशेषताएं बताए थे कि पदार्थ की 4 विशेषताएं बताए थे, मुख्य रूप से 4। पहला विशेषता, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, याद करिए, पिछले क्लास में बताए थे। दूसरी विशेषताएं कि पदार्थ के जो कण है वो हमेशा गतिशील रहता है। तीसरी विशेषताएं बताए थे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। और चौथी विशेषताएं बताए थे, क्या बताए थे? कि पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब वही आकर्षित जो करता है, उस आकर्षण से एक कंसेप्ट और हम लोग सीखेंगे, यहाँ पे जानेंगे कि ठोस पदार्थ के कण काफी नजदीक में होता है, जिसके कारण ये आकर्षण बल, इसमें जो आकर्षण बल होता है, खींचने की जो बल होती है, आकर्षित करने के लिए जो बल लगता है, वह बल बहुत ही अधिक लगता है। पदार्थ की ठोस अवस्था जो होती है, इस ठोस अवस्थाओं में जो कण होता है, इस कणों के बीच जो लगने वाला बल होता है, आकर्षण बल, वह बहुत अधिक होता है। कारण क्या है कि सभी कण एक दूसरे के काफी नजदीक में है।
बउआ जब कोई भी पिंड नजदीक में रहेगा एक दूसरे के तो यह भी बल लगाएगा वह भी बल लगाएगा, दोनों एक दूसरे को आसानी से खींचेगा और खींचने के बाद दोनों तुरंत से चिपक जाएगा, तुरंत चिपकेगा। कारण क्या है कि दोनों के बीच आकर्षण बल अधिक लग गया। लेकिन वही दो कण एक काफी दूरी में और दूसरा काफी दूरी में रखा हुआ है तो आकर्षित यह भी कर रहा है, आकर्षित इधर से भी कर रहा है। दोनों तरफ से दो पिंड है, एक पिंड को यहाँ रख दिया जाए, अच्छा इसको हम लोग चुंबक मान लेते हैं। चुंबक को तो देखते हैं ना खींच करके सटते हुए, एक चुंबक यहाँ है और एक चुंबक यहाँ है, दो चुंबक है, दोनों यह चाहेगा इसको खींचना और यह चाहेगा इसको खींचना, तो दोनों के बीच जो बल लगेगा आकर्षण बल, इसको अपनी तरफ इधर से ये खींच रहा है और इधर से यह खींच रहा है, दोनों का आकर्षण बल लगेगा तो बल यहाँ पर बहुत अधिक लगेगा, अधिक लगेगा। दोनों का दोनों चुंबक एक दूसरे से आकर के क्या होगा, चिपक जाएगा, दोनों चुंबक एक दूसरे से तुरंत में सट जाएगा। लेकिन यही दोनों चुंबक को एक को यहाँ रख दिया जाए और एक को यहाँ रख दिया जाए, दो जगह चुंबक है, यह भी आकर्षित कर रहा है और यह भी आकर्षित कर रहा है, और दोनों के बीच जो आकर्षण बल लगता है यह बल बहुत ही कम लगेगा, तो न ये इसको खींच पाएगा न ये इसको खींच पाएगा। पदार्थ की जो चौथी विशेषताएं बताए थे, पदार्थ के कण हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते रहता है, आकर्षित सब करते रहता है, लेकिन जो नजदीक में है वो ज्यादा आकर्षित करेगा और जो दूरी में है वो कम आकर्षित करेगा। यहाँ से एक कंसेप्ट हुआ कि ठोस अवस्थाएं जो होती है, ठोस पदार्थ जो होता है, इसके कण जो होता है, इसके कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो खींचता है यह बहुत ही ज्यादा होगा। आकर्षण बल ज्यादा किसका होगा, ठोस का। कारण क्या है कि अणु बहुत एक दूसरे के, इसका जो कण है एक दूसरे के काफी नजदीक में है। लेकिन वही बात गैस में देखिए, एक कण यहाँ है और एक कण यहाँ है, यह इसको खींचेगा यह इसको खींचेगा, दोनों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा यह बहुत ही कम होगा। और यहाँ पर एक कण यहाँ है और दूसरा कण यहाँ है, ये दोनों खींचेगा तो यहाँ पर बल ज्यादा लगेगा। ठोस पदार्थ से एक कंसेप्ट अभी क्लियर हुआ कि ठोस पदार्थ में उसके अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होगा, अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होगा वह काफी अधिक होगा। मतलब क्या है कि गैस और द्रव ये दोनों के अपेक्षा इसमें आकर्षण बल ज्यादा होगा। आकर्षण बल किसमें ज्यादा होगा, किसमें सबसे कम होगा, गैस में। इससे हम लोग बहुत अच्छा से समझ गए ठोस, द्रव और गैस को। इससे कंपेयर करके ठोस के भी कई के गुण जान गए, द्रव के भी गुण जाने और गैस के भी गुण जाने। यहाँ से कई कंसेप्ट क्लियर हुआ। जैसे कि पहला एक कंसेप्ट है कणों के बीच अंतरा आणविक स्थान। कणों के बीच अंतरा आणविक स्थान, कणों के बीच अंतरा आणविक स्थान, कणों के बीच अंतरा आणविक स्थान सबसे ज्यादा किसमें है, कणों के बीच अंतरा आणविक स्थान सबसे ज्यादा किसमें है, रिक्त स्थान खाली गैस में ना। और सबसे कम पूछा जाए तो किसमें है, ठोस। एक कंसेप्ट यह क्लियर हो गया। दूसरा कंसेप्ट में देखते हैं घनत्व। घनत्व बताइए सबसे ज्यादा किसका होगा, ठोस का। सबसे कम किसका हो जाएगा, गैस का। अब 3 नंबर में हम लोग देखते हैं कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। ये जितने भी कण हैं तीनों अवस्थाओं में सभी कण एक दूसरे को आकर्षित करता है तो आकर्षण बल लगता है। अब कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होगा, ठोस में। सबसे कम किसमें होगा, गैस में। चौथा कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैस में। क्योंकि खाली है, ज्यादा स्पीड में यह कण न नाचेगा।
गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसमें हो जाएगा? गैस। गतिज ऊर्जा सबसे कम देखा जाए तो और जस्ट इसका उल्टा स्थितिज ऊर्जा होगा। स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा एवं एक इसी में जोड़ देते हैं स्थितिज ऊर्जा। एक यह भी कंसेप्ट देखें, यह जो एग्जांपल आपको बताए इससे जो कंसेप्ट क्लियर कराए, इससे 4 बातें तो क्लियर हो गया। कणों के बीच अंतरा आणविक स्थान, बोले तो कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे ज्यादा किसमें होगा? पहला कंसेप्ट, सबसे ज्यादा किसमें होगा? रिक्त स्थान सबसे ज्यादा, सबसे अधिक किसमें होगा? रिक्त स्थान गैस में। सबसे कम रिक्त स्थान ठोस में। एक कंसेप्ट क्लियर। और द्रव के लिए यदि पूछेंगे कि द्रव के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वह क्या होता है, तो कहना है ठोस से ज्यादा किंतु गैस से कम। ठोस से ज्यादा ना खाली है और गैस से कम ना, तो द्रव के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है जिसे हम लोग अंतरा आणविक स्थान कहते हैं, कणों के बीच की रिक्त स्थान को अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। यह अंतरा आणविक स्थान गैस की अपेक्षा कम किंतु ठोस की अपेक्षा अधिक। ठोस में जितना जगह खाली है इससे ज्यादा खाली तो इसमें है, लेकिन इससे ज्यादा इसमें है तो क्या कहेंगे? गैस की अपेक्षा कम किंतु ठोस की अपेक्षा ज्यादा रिक्त स्थान द्रव में है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं घनत्व को। घनत्व तो आपको चित्र देखने से ही पता चलता है, किसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा? किसका घनत्व सबसे कम होगा? गैस का। द्रव का घनत्व क्या होगा? ठोस से ज्यादा, गैस से कम। ठोस से कम। देखिए घनत्व में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। घनत्व सबसे ज्यादा किसका हुआ? ठोस का। द्रव के लिए क्या है? द्रव से कम है। द्रव से द्रव से तो कम ही घना है ना। सबसे ज्यादा घना ठोस। सबसे ज्यादा घना ठोस। ठोस से कम घना कौन है? द्रव। और द्रव से भी कम घना कौन है? गैस। तो घनत्व सबसे ज्यादा कहेगा, सबसे ज्यादा तो ठोस का, और सबसे कम घनत्व कहे तो गैस का। अब देखते हैं कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें रहेगा? ठोस में। कारण क्या है? घनत्व है। कणों के बीच रिक्त स्थान, जो कणों के बीच की दूरी बहुत ही कम है और इसमें कणों के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा है, तो आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें लगेगा? आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में और आकर्षण बल सबसे कम गैस। अब है अगला कंसेप्ट गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। बउआ इनमें तो गति ज्यादा तेज से होगा नहीं, तो ठोस की गतिज ऊर्जा 0 और स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा। ठोस की स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक। ठोस के लिए कहेंगे गतिज ऊर्जा 0, 9 के बराबर, बिल्कुल 0 के बराबर। गतिज ऊर्जा ठोस की गतिज ऊर्जा 0, गैस की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा, ठोस की स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा। गतिज ऊर्जा 0 होगा और स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक होगा। ठोस की गतिज ऊर्जा जो होगी, गतिज ऊर्जा 0 होगा। ठोस की गतिज ऊर्जा 0 होगा और ठोस की स्थितिज ऊर्जा जो होगी, स्थितिज ऊर्जा यह सर्वाधिक होगा। सेम इसका अपोजिट हम लोग देखेंगे गैस का। गैस में क्या देखेंगे कि गैस की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगा। यहाँ पर गतिज ऊर्जा 0 है ना, तो गैस की इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा, गैस की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगा। क्या होगा? सर्वाधिक होगा। और गैस की स्थितिज ऊर्जा जो होगा, गैस की स्थितिज ऊर्जा क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 0 माना। 4 कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। ठोस, द्रव और गैस से 4 कंसेप्ट हम लोग को बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया। और कुछ विशेष गुण होता है ठोस में, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। बउआ ठोस, यह ठोस पदार्थ है
मान लेते हैं कि मार्कर भी ठोस पदार्थ है, लकड़ी ठोस पदार्थ है, ईंट ठोस पदार्थ है, लोहा ठोस पदार्थ है। इतना कंसेप्ट, 4 कंसेप्ट जब क्लियर हो गया है तो अब हम लोग ठोस, द्रव और गैस से संबंधित कुछ और इसके महत्वपूर्ण गुण है, उस गुण को भी देखेंगे कि ठोस पदार्थ को जब गर्म किया जाएगा तो यह क्या होगा। ठोस पदार्थ, लोहा के एक टुकड़ा ले लेते हैं, उसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा, लेकिन बहुत गर्म होगा, बहुत अधिक ऊष्मा उसे मिलेगा, तब वह पिघलेगा। और जब पिघल जाए उसके बाद भी उसे अधिक ऊष्मा और अधिक ऊष्मा मिलते रहे और अधिक गर्म किया जाए तो वह द्रव बनने के बाद फिर से क्या हो जाएगा, वाष्पन की क्रिया उसमें शुरू होगा, वह वाष्पित होना शुरू होगा, मतलब बदलेगा क्या चीज में, गैस में। तो ठोस पदार्थ ही द्रव बनता है और द्रव बनने के बाद गैस बनता है। अब ठोस पदार्थ को जब गर्म किया जाता है द्रव बनाने के लिए, तो उसको गर्म करने के लिए, द्रव बनाने के लिए कम ऊष्मा की जरूरत होगा कि अधिक ऊष्मा की? अधिक ऊष्मा की। बहुत अधिक ऊष्मा मिलेगा, बहुत अधिक ताप मिलेगा, तब जाकर के वह ठोस क्या होगा, द्रव में पिघलेगा। द्रव में क्या हो जाएगा, पिघलेगा, वह द्रव बनना शुरू होगा, ठोस। अब सुनिए, तो ठोस के लिए एक और विशेष, इसका एक और गुण आया। 4 गो तो यह गुण हम लोग देख लिए ठोस से संबंधित। अब 5वां गुण ठोस का देखेंगे कि ठोस पदार्थ का गलनांक जो होता है, गलनांक कम ताप पर गल जाएगा कि अधिक ताप पर? और जब अधिक ताप पर गलेगा तो फिर उसको वाष्पित करने के लिए, खौलाने के लिए, क्वथित होने के लिए, क्वथन होने के लिए और ऊष्मा अधिक चाहिए ना। ठोस पदार्थ का गलनांक और क्वथनांक ठोस पदार्थ का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। उच्च कहला बताए कि बहुत अधिक ऊष्मा, बहुत अधिक ताप मिलेगा, तब वह ठोस क्या होगा, गलेगा या फिर गैस में परिवर्तित होगा। यहाँ से एक कंसेप्ट और जाने, ठोस का एक और गुण जाने कि ठोस पदार्थ का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अच्छा, ठोस पदार्थ को जब हम लोग गर्म करना शुरू किए, एक छड़, लोहे की छड़ ले लेते हैं। यह लोहे की छड़ है, इसे जब हम गर्म करना शुरू करेंगे, कहीं लौ आग की ज्वाला है, उसमें इसको आगे से ऐसे लगा दिए, यह गर्म हो रहा है बुआ, यह गर्म होगा तो यहाँ से गर्म होना शुरू होगा, यहाँ से तो यहाँ तक भी लोहा गर्म हो जाएगा। यहाँ आग लगाएंगे लोहा में, आगे लोहा के अगले सिरा में आग लगाएंगे, इसमें यहाँ इसके अगले सिरा में ऊष्मा प्रवाहित करेंगे, तो यह धीरे धीरे यह ऊष्मा प्रवाहित होकर के यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। तो इस ठोस पदार्थ में ऊष्मा का जो संचरण होता है, जो ऊष्मा का संवहन होता है, इसमें जो ऊष्मा आता है, यह ऊष्मा के आने की विधि है चालन विधि। एक ठोस का गुण है कि ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संवहन किस विधि द्वारा होता है, चालन विधि द्वारा होता है। चालन विधि क्या हुआ, चालन का मतलब हो गया चल के आना। यहाँ ऊष्मा लगा तो यहाँ से धीरे धीरे चलते 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 यहाँ तक। अच्छा, लकड़ी ठोस है ना, लकड़ी ठोस है ना, लकड़ी को इतना बड़ा डंडा लेकर के हम लोग उसको क्या करेंगे, इतना बड़ा डंडा को जलाएंगे, तो जहाँ जलेगा वहीं पर ना ऊष्मा रहेगा, वहाँ धीरे धीरे वह लकड़ी गर्म होते हुए पीछे की तरफ आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा, चलते आएगा, वहाँ से ऊष्मा चलते हुए पीछे की तरफ आएगा। ऐसा नहीं कि बड़ा सा लकड़ी का डंडा है, यहाँ जल रहा है और यहाँ पर हम लोग का हाथ जल रहा है, नहीं, इसमें धीरे धीरे ऊष्मा चल के आएगा। कैसे आएगा ऊष्मा, ठोस में ऊष्मा कैसे आगे की ओर बढ़ती है, चल के। ठोस में ताप यानी कि ऊष्मा का जो संवहन होता है वह चालन विधि द्वारा होता है। 4 कंसेप्ट के बाद 5 कंसेप्ट और छठा में ठोस। यह सब ठोस से संबंधित, द्रव से संबंधित, गैस से संबंधित उसका गुण बता रहा है। ठोस का गुण क्या क्या होता है। ठोस पदार्थ में ऊष्मा, ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संवहन किस विधि द्वारा होता है, संवहन नहीं लिखेंगे, संचारण लिखेंगे, संचारण चालन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है, चालन विधि द्वारा होता है। ठोस पदार्थ में
उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? किस विधि द्वारा होता है? ठोस पदार्थ में उष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। ठोस पदार्थ में उष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। और इसके आगे ठोस का और गुण है कि ठोस जो पदार्थ होता है बुआ, ठोस पदार्थ की बीमा निश्चित होती है। ठोस पदार्थ की बीमा निश्चित होती है। ठोस पदार्थ की बीमा निश्चित होती है। ध्यान से सभी ठोस के गुण बता रहे हैं। ठोस पदार्थ की बीमा निश्चित होती है। ठोस पदार्थ की बीमा निश्चित होती है। ठोस पदार्थ में उष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। एक कंसेप्ट और है ठोस पदार्थ के लिए, बहुत अच्छी बातें हैं। अच्छा कंसेप्ट है कि जो ठोस पदार्थ होता है, ध्यान देंगे, ठोस पदार्थ जो होता है, ठोस पदार्थ, इसमें जब हम लोग देखते हैं बउआ, एक बात बताए कि ठोस में अधिक उष्मा यदि प्रवाहित किया जाए तो धीरे धीरे ये क्या होगा? पिघलेगा। पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? पिघलेगा। और जब पिघलेगा, मान लेते हैं कि यह एक ठोस है, पदार्थ है, इसे कोई बीकर में, बर्तन में रख करके इसमें उष्मा प्रवाहित, अब उष्मा प्रवाहित करेंगे तो इसको कोई बड़ा सा बर्तन में रख दिए थे तो पूरा पिघल के पूरे बर्तन के आकार में फैल जाएगा क्या? नहीं, ये पिघल के थोड़ा दूर में ही रह जाएगा। पिघलेगा लेकिन इसका जो फैलाव होगा, फैलाव वह बहुत ही कम दूरी तक होगा। ऐसा नहीं कि अंडा का ऑमलेट बना रहे हैं, वो बनाने वाला जो होता है ना, ऑमलेट के रखे उसको फोड़ करके और पूरा में फैल गया, फैल जाता है कि नहीं पूरा बर्तन भर। वही बर्तन, मान लेते हैं कि ऑमलेट बनाने वाला जो बर्तन होता है, उस बर्तन में इसको रख करके इसको पिघलाएंगे तो ये पिघलेगा तो पूरा बर्तन भर छितरा जाएगा क्या? नहीं। इसका जो फैलाव होगा, ठोस पदार्थ को बहुत गर्म करेंगे, अधिक ताप देंगे तो इसका जो फैलाव होगा, फैलेगा लेकिन बहुत ही कम जगह तक फैलेगा, ज्यादा जगह तक नहीं फैलेगा। अब एक कंसेप्ट यह जाने कि ठोस पदार्थ का प्रसार बहुत ही कम होता है। ठोस पदार्थ का प्रसार मतलब होता है फैलना। ठोस पदार्थ का प्रसार बहुत ही कम होता है। एक कंसेप्ट और बड़ा, ठोस पदार्थ है, कोई भी पदार्थ को यदि बहुत कम ताप पर रख दिया जाए, ताप कहते हैं, उसका टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाए, एकदम नीचे ले आया जाए, माइनस में ले आ जाए, मतलब उससे ठंडा में रख दिया जाएगा, तो कोई भी वस्तु को ठंडा में रख देने से उस पदार्थ का, उस वस्तु की जो आकृति होगी वह थोड़ा सा लगेगा कि हल्का सा चिपक गया है, हल्का सा क्या हो गया है? सिकुड़ गया, सिकुड़। अच्छा, ठंडा में रखने का एक एग्जाम्पल, उदाहरण आप लोग को बताते हैं। एक मछली जब पकड़ाता है, जब वह मर जाता है तो उसे ऐसे ही यदि छोड़ दिया जाए तो उसका शारीरिक ढांचा फैलेगा, थोड़ा सा गलेगा, लेकिन वही मछली को बर्फ के टुकड़े के बीच रख दिया जाता है तो उसका प्रसार होता है क्या? नहीं, उसका संकुचन होता है, उसका शरीर एकदम सिकुड़ जाता है, बर्फ से ठंडा में सिकुड़ करके, ठंडे होने के कारण सिकुड़ के थोड़ा सा एकदम टाइट हो जाता है। देखने के बाद, छूने के बाद क्या लगता है? टाइट मछली, एकदम ताजा मछली, अभी पकड़ा करके अवे किया है और यह मर गया है, लेकिन अभी छूने से पता चलता है कि टाइट है, गला हुआ नहीं है। तो टाइट जो रहता है बर्फ में, उसे इसीलिए रखा जाता है बुआ कि वह देखने से कड़ा रहे, टाइट रहे। तो यहाँ से क्या हम बताना चाहते हैं कि कोई ठोस पदार्थ को कितना भी कम ताप करके रखा जाए, कितना भी अधिक ठंडा में रखा जाए तो इसका संकुचन होगा, लेकिन जो संकुचन होगा वह बहुत ही कम होगा। अच्छा, आपको क्या किया जाए बुआ? खुशबू, तुम्हारा शरीर अभी बहुत बढ़िया है, हेल्दी है, थोड़ा सा मोटा है और बढ़िया है, देखने में भी अच्छा लगता है। अब तुम्हें क्या किया जाए, मतलब जो 0 डिग्री टेम्परेचर होता है उससे भी कम, माइनस में 10 डिग्री पर ले जाया जाए, माइनस में 20 डिग्री टेम्परेचर पर ले जाकर के रख दिया जाए। बुआ 0 डिग्री पर आकर के पानी भी जो होता है ना, वो अभी जम के बर्फ हो जाता है। उससे भी कम टेम्परेचर पर तुम्हें यदि रख दिया जाए, माइनस में ले जा करके, तो चारों तरफ से क्या होगा? बर्फ जम जाएगा और बीच में तू उसके बीच में चिपक जाएगी, थोड़ा सा शरीर क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। अच्छा, वो तो बहुत ही ज्यादा ठंड में रखे तब,
ऐसे भी ठंड के मौसम में जब ठंड गिरता है तो शरीर देखता है, सब आदमी जैसे ज्यादा ठंड लगता है तो शरीर को क्या करता है, ऐसे सिकुड़ के ऐसे कहले रहता है, किकुरल रहता है ना, शरीर को एकदम सिकुड़ा करके रख ले रहता है ठंड में। तो ऐसा क्या बताना चाह रहे हैं बउआ, क्या बताना चाह रहे हैं कि ठोस पदार्थ को हम लोग क्या करेंगे, जब बहुत अधिक ठंड में रखेंगे तो इसमें संकुचन होगा, मतलब यह सिकुड़ेगा, लेकिन इसका जो संकुचन होगा, सिकुड़ने की जो क्रिया होगी वह बहुत ही कम होगी। यह सिकुड़ेगा, लेकिन कितना सिकुड़ेगा, थोड़ा सा। अब ऐसा तो ना है कि तू इतना मोटा ताजा है और जब बर्फ में रख दिया जाए तो इतना पतला हो जाए, इतना तो नहीं सिकुड़ेगा ना, इतना भी ज्यादा नहीं सिकुड़ पाएगा ना कोई, वो इतना सिकुड़ के ऐसा हो जाएगी, इतना मोटा हो जाएगी। अभी इतना मोटा है शरीर और बर्फ में रख दिया जाए, बहुत अधिक ठंड में रख दिया जाए तो सिकुड़ के इतना हो जाएगा, इस अंगुली के इतना मोटा हो जाएगा क्या, नहीं ना, सिकुड़ेगा थोड़ा सा, सिकुड़ेगा लेकिन थोड़ा सा। तो ठोस पदार्थ का प्रसार बहुत ही कम होता है। उसी तरह से कहेंगे कि ठोस पदार्थ का संकुचन, क्या कहेंगे, ठोस पदार्थ का संकुचन बहुत ही कम होता है। अच्छा, संकुचन कब होगा, जब ठोस पदार्थ को बहुत कम तापमान में ले जाकर रखेंगे तब संकुचन होगा। अच्छा, ठोस पदार्थ का प्रसार कब होगा, जब उसे अधिक ताप में रखेंगे तब। ठोस से संबंधित ठोस के अब कहेंगे कि ठोस पदार्थ क्या है। अब तक इतना ही बात जानता था बुआ कि ठोस जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाता है, लेकिन ठोस में बहुत गुण बाकी था। अभी हम देखें ठोस पदार्थ के गुण में, जब कहेंगे कि बुआ ठोस पदार्थ के गुण बताओ तो बताना होगा ठोस पदार्थ के कणों के बीच अंतरा आणविक स्थान बहुत ही कम होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व बहुत ही ज्यादा होता है। ठोस पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ठोस पदार्थ की गतिज ऊर्जा शून्य होती है और स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। उसके बाद कहेंगे ठोस पदार्थ का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ठोस पदार्थ में ऊष्मा का जो संचरण होता है चालन विधि द्वारा होती है। ठोस पदार्थ की बीमा निश्चित होती है। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर या ठंडा करने पर उसका प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। इतना बात क्या देखे ठोस पदार्थ का गुण। अब इसी तरह से हम लोग द्रव पदार्थ के बारे में जान लेंगे, बस यही से हो जाएगा। ठोस को ठोस कंसेप्ट यदि अच्छा से क्लियर हो गया तो द्रव का गुण भी हम लोग यहीं से देख लेंगे। द्रव के बारे में बताएंगे, पहले द्रव की परिभाषा बताएंगे कि द्रव किसे कहते हैं। तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, द्रव के बारे में बताएंगे पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है किंतु आयतन निश्चित होता है। द्रव को अलग अलग बर्तन में रखेंगे तो अलग अलग आकार का होगा, और लेकिन अलग अलग आकार का होगा, लेकिन आयतन उसका क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। 2 लीटर दूध को बाल्टी में रख दिया जाए तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, थाली में रखा जाएगा तो थाली के आकार का हो जाएगा। उसे जिस प्रकार के बर्तन में रखा जाएगा उसी आकार में ढल जाएगा, लेकिन वह हमेशा कितना रहेगा, 2 लीटर। तो द्रव की परिभाषा में हम लोग देखें कि द्रव पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है किंतु आयतन निश्चित होता है। अब द्रव की भी तो कुछ गुण होगा, जैसे ठोस के बहुत सारे कितना 5 4 इधर और 5 इधर 9 ठोस के 9 वो अतिरिक्त गुण जो देखे, उस तरह से द्रव में भी कुछ अतिरिक्त गुण देखना पड़ेगा। अब द्रव के गुण देखेंगे, पहला यही गुण द्रव में भी बोलेंगे। द्रव के कणों के बीच अंतरा आणविक स्थान जो होता है, जो रिक्त स्थान होता है, ठोस की अपेक्षा अधिक होता है और गैस की अपेक्षा कम होता है। चित्र से क्लियर हुआ था, चित्र के माध्यम से क्लियर हो गया था। दूसरा बात घनत्व बताएंगे। घनत्व ठोस से कम, ठोस में सबसे ज्यादा घनत्व था, द्रव का घनत्व ठोस से कम होता और गैस से ज्यादा होता। तो द्रव के लिए घनत्व बताएंगे कि द्रव के घनत्व की प्रकृति बताइए। तो द्रव के लिए घनत्व बोलेंगे कि ठोस से कम
किंतु गैस से ज्यादा। द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है और गैस से ज्यादा होता है। फिर बताएंगे द्रव के लिए बता रहे हैं कि द्रव के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस से कम होता है और गैस से ज्यादा होता है। चित्र के माध्यम से क्लियर था। अब द्रव में बताएंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के लिए द्रव में बताएंगे भगवान जो हम लोग सीखे, जो देखे द्रव अवस्था के जो गुण देखे, कणों के बीच अंतराण्विक स्थान देख लिए, घनत्व देख लीजिए और कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम लेकिन गैस की अपेक्षा अधिक। गतिज ऊर्जा भी वही आएगी क्योंकि ठोस में गतिज ऊर्जा शून्य था लेकिन ठोस की अपेक्षा द्रव में गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा लेकिन गैस की गतिज ऊर्जा से कम होगा। अब उसके बाद और भी गैस में कुछ और महत्वपूर्ण जो द्रव का और महत्वपूर्ण गुण जो है वह देखते हैं। द्रव के लिए क्या कहेंगे कि द्रव का जो क्वथनांक होता है, अब इसको मिटाते हैं। द्रव से संबंधित जो और महत्वपूर्ण गुण देखेंगे, द्रव का गुण देखेंगे। यहाँ से 4 गुण द्रव के लिए देख लिए। अब द्रव का 5वां गुण देखेंगे कि द्रव का जो गलनांक या क्वथनांक जो होगा जिस पर वह खौलना शुरू करेगा वह ठोस की अपेक्षा कम होता। द्रव का क्वथनांक ठोस की अपेक्षा कम होता है। और द्रव के बारे में क्या देखेंगे, द्रव का अगला गुण देखेंगे। द्रव कि द्रव में तरलता का गुण होता है। द्रव में तरलता का गुण होता है। तरलता के गुण द्रव में होता है और यही तरलता के गुण के कारण द्रव क्या होती है, द्रव में बहाव की प्रवृत्ति होती है। द्रव में बहता है ना, द्रव का कहीं रख देते हैं गिर जाता है तो वह एक ही जगह सीधा रहता है, खड़ा रहता है कि वह बहने लगता है, द्रव बहने लगता है। अच्छा, ठोस में यह बात होता है क्या? ठोस में बहाव की प्रवृत्ति होता है, ठोस बहता है। ठोस तो जहाँ जिस अवस्था में रखेंगे उस अवस्था में, जैसे रखेंगे उस स्थिति में रहेगा। लेकिन द्रव को हम लोग एक स्थिति में कोई बीकर में ही रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे यदि रख देंगे तो वह बहने लगेगा। तो द्रव में तरलता का गुण होता है। यही तरलता के गुण के कारण द्रव में बहने की प्रवृत्ति होती है, द्रव में जमने की प्रवृत्ति होती है और द्रव में वाष्पन की भी प्रवृत्ति होती है। द्रव में वाष्पन होती है कि ना, द्रव वाष्प बन करके ऊपर की ओर उठता है ना। वाष्पन की क्रिया किसमें होती है, ठोस में कि द्रव में? द्रव में कहेंगे वाष्पन की क्रिया होती है। कौन जमता है? द्रव जमता है। बहने की प्रवृत्ति किसमें होती है? द्रव में बहने की प्रवृत्ति होती है। द्रव बहता है किस गुण के कारण? तरलता के गुण के कारण। द्रव में तरलता का गुण होता है जिसके कारण उसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। आगे देखेंगे द्रव के और गुण देखेंगे हम लोग। तो द्रव के अगला गुण देखेंगे कि द्रव में उष्मा जो भंडारित होती है, उष्मा का जो संचरण होता है, संचरण जो होता है यह संवहन विधि द्वारा होता है। संवहन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा होता है। द्रव में उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा होता है। द्रव में उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि। बाबा संवहन विधि को जान लीजिए। संवहन विधि में क्या है? संवहन विधि क्या होती है, किसे कहते हैं? अभी थोड़ा देर पहले बताया ठोस में जो उष्मा का संचरण हुआ था किस विधि द्वारा? चालन। मतलब यहाँ गर्म किया जा रहा था तो धीरे धीरे चलते वह यहाँ तक गर्म होता था। लेकिन द्रव को जब गर्म किया जाता है, बाबा तू लोग भात बनाती हो ना, भात बनाती है, जब द्रव को भात बनाने के लिए पानी को गर्म किया जाता है तो नीचे से जब उष्मा भंडारित होती है, उसमें प्रवाहित होती है तो पानी हम लोग देखते हैं गर्म हुआ कि नहीं,
नीचे हाथ ले जाकर के बर्तन के नीचे के ऊपर से देख लेते हैं, ऊपर से देख लेते हैं पानी गर्म होना। उष्मा तो नीचे होता है, पानी ऊपर गर्म हो रहा है। कैसे? उसमें संवहन की क्रिया होती है। संवहन की क्रिया कैसे होती है? पानी जो होता है, पानी, इस पानी, जैसे कि यह पानी है बुआ, एक बर्तन में यह पानी है, ध्यान से समझेंगे। इस बर्तन में यह पानी है और इसमें यदि ज्वाला यहाँ से भंडारित किया जाए, ज्वाला इस तरह से यदि इसमें ज्वाला दिया जाए और यह जब गर्म होगा तो नीचे का जो पानी होगा थोड़ा सा गर्म होकर के यह क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ भागेगा और ऊपर जब जाएगा तो ऊपर के यह पानी को क्या करेगा, धक्का देगा। तो यह पानी, ऊपर का ठंडा पानी नीचे की तरफ आएगा, ऊपर का ठंडा पानी नीचे की तरफ आएगा और नीचे से गर्म पानी ऊपर की तरफ जाएगा। यह इस तरह से होते रहता है। नीचे से गर्म होकर के ऊपर जाएगा और ऊपर वाला के ठंडा वाला को नीचे भेजेगा। यही क्रिया होती है, क्या चीज? संवहन की क्रिया। नीचे की पानी ऊपर गया, ऊपर के पानी नीचे, या फिर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, इस तरह से पानी गर्म होता है। अभी बताया कि द्रव में उष्मा का जो संचरण हुआ, यह उष्मा जब प्रवाहित किया जाता है, उष्मा का संचरण, पानी ऐसा नहीं ना कि यहीं तक गर्म होकर रह जाएगा, पानी यहाँ वाला भी गर्म होगा ना। तो उष्मा यहाँ से उष्मा यहाँ तक किस विधि द्वारा पहुंचा? संवहन विधि द्वारा। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, याद कर लेंगे। ठोस में जो उष्मा का संचरण हुआ था, चालन विधि द्वारा हुआ था। द्रव में जो उष्मा का संचरण है, यह संवहन विधि द्वारा हुआ। अब द्रव के जैसा ही गैस में भी हम लोग आएंगे। गैस में भी उष्मा का संचरण किसी विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। अभी द्रव के बारे में एक और बात देखेंगे कि द्रव जो होता है संपीडय होता है। ठोस में इस बात को बताना भूल गए थे, ठोस असंपीडय होता है। ठोस के गुण में, हालांकि पीडीएफ जो आप लोग को मिला है उसमें सारा गुण लिखाया गया है, बस समझाना छूट गया था, भूल गए थे। ठोस असंपीडय होता है, लेकिन द्रव और गैस दोनों का दोनों संपीडय होता है। अभी हम लोग लिखेंगे द्रव का अगला गुण में हम लिखेंगे कि द्रव जो होता है, द्रव संपीडय होता है, संपीडय होता है। अब द्रव में संपीडय का गुण होता है। अब इसको जानिए कि संपीडय का गुण क्या? संपीडय का मतलब क्या हुआ बउआ? द्रव में यदि दाब डाला जाए तो उसके आकार में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? आकार में परिवर्तन होगा। जैसे कि एक बीकर में हम लोग पानी रखे हुए हैं, उसमें दाब डालेंगे, हाथ ऐसे डालेंगे तो हाथ हम लोग का अंदर जाएगा ना, और उस पानी के आकार में थोड़ा परिवर्तन होगा कि नहीं? तो यही हुआ संपीडय। संपीडय का मतलब दाब डालने पर उसके आकार में परिवर्तन हो। लेकिन ठोस में यदि दाब डाला जाता है तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम लोग कहेंगे क्या कि ठोस असंपीडय होता है, द्रव संपीडय होता है, लेकिन गैस से कम संपीडय होता है। सबसे ज्यादा संपीडय गैस होता है। बुआ, एक बाल्टी पानी लेकर के उसमें हाथ ऐसे डालेंगे, हाथ जाएगा हम लोग का अंदर, लेकिन थोड़ा अवरोध उत्पन्न होगा, थोड़ा सा रुकावट लगेगा ना हाथ पे, तब ना ताकत लगाएंगे, दाब देंगे तो जाएगा, लेकिन उतना स्पीड में नहीं जाएगा कि एक खाली बाल्टी ले लिया जाए और एक पानी से भरा हुआ बाल्टी ले लिया जाए और दोनों में हाथ डालेंगे तो खाली बाल्टी में तुरंत हाथ नीचे चला गया कि नहीं? गैस से बाल्टी खाली था नहीं, गैस से भरा हुआ था, और एक बाल्टी द्रव से भरा हुआ था। तो गैस अधिक संपीडय है, उसमें हाथ डालेंगे, दाब डालेंगे तो बहुत नीचे, जैसे चाहेंगे तैसे उसमें हाथ बाल्टी में डाल कर खूब नचाएंगे, वो खूब बहुत ज्यादा संपीडय होता है। लेकिन द्रव कम संपीडय होता है, और ठोस थोड़ा भी संपीडय नहीं होता है, वो एकदम असंपीडय होता है। हम लोग के अभी सामने बोर्ड है, हम चाह रहे हैं इसमें उंगली ऐसे घुसा देना, उंगली घुसेगा? ये दब रहा है नहीं ना, ये ठोस है। इसमें कितना भी दाब डालेंगे हम लोग का उंगली अंदर नहीं जाएगा, लेकिन द्रव कहीं रहेगा, उसमें उंगली डालेंगे तो द्रव का अंदर उंगली जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। और गैस जहाँ है, मतलब खाली चीज है, गैस से भरा हुआ, उसमें उंगली डालेंगे तो और आसानी से तुरंत चला जाएगा। तो हम लोग देख लिए संपीडय का गुण भी देख लिए कि द्रव में संपीडय का गुण होता है, लेकिन इसमें जो संपीडय का गुण होता है यह गैस से कम होता है और ठोस से ज्यादा होता है। ठोस में तो बिल्कुल संपीडय न के बराबर।
क्लियर। तो आज की क्लास में हम लोग देखे ठोस, द्रव और गैस से संबंधित जो भी गुण था उन सभी गुणों को देख लिए। अब बउआ कह रहे हैं कि गैस के गुण कहाँ बता। गैस का गुण, गैस के तो समझाते आ रहे हैं कि अंतराण्विक स्थान गैस में, अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा होता है ना, घनत्व सबसे कम, गैस का घनत्व सबसे कम, गैस के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत ही कम, सबसे कम। उसके बाद गैस की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक, स्थितिज ऊर्जा गैस की शून्य होती है। इतना बात जान गए। अब गैस में भी उष्मा का संचरण होगा संवहन विधि द्वारा। उसके बाद गैस भी संपीड़य होता है। और बताए, हाँ, गैस में तरलता का गुण गैस में भी होता है, गैस भी बहता है। गैस को बहते हुए देखें ना, गैस ऐसे हवा हुआ है ये सब ना। अच्छा, गैस के लिए एक बात और जान लेते हैं। गैस के लिए, गैस जब सिलेंडर में जब रहता है गैस, तो वहां पर द्रवीभूत करके उसे द्रव के रूप में बना करके रखा जाता है ना सिलेंडर के अंदर। अब उसमें से कभी कभी रेगुलेटर खराब हो जाता है तो उसमें से खोल करके निकाला जाता है, खोला जाता है, तो उस पाइप से पूरा गैस पानी के तरफ बहेगा। वो गैस ना है, पानी के तरफ बहता है, उसमें भी बहने की प्रवृत्ति होती है, गैस भी तरलता होता है। और गैस के बारे में एक बात बताएं कि गैस में क्या होती है। गैस के बारे में एक और बात जान लीजिए कि गैस में विसरण का गुण होता है। द्रव में भी होता है विसरण का गुण और गैस में भी होता है। द्रव और गैस, द्रव और गैस दोनों में विसरण का गुण होता है। द्रव और गैस दोनों में विसरण का गुण होता है। अब विसरण का गुण क्या होता है? विसरण के मतलब क्या समझे? अभी संपीड़य के मतलब बताए ना, चालन के मतलब बताए ना, संवहन के अर्थ बताए ना, उसी तरह से विसरण का गुण होता था। विसरण क्या है? विसरण को समझो कि विसरण क्या है। विसरण के गुण, यह गुण होता है कि उसमें कोई चीज यदि मिला दिया जाता है तो वह पूर्ण रूप से उसमें मिल जाता है। अच्छा, द्रव में बाबा एक गिलास पानी ले लो और एक चुटकी उसमें रंग डाल दो, पूरा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? उसके मिलने के लिए उसके पास जगह खाली था ना, रंग गया और उसमें आसानी से मिल गया। तो उसमें विसरण का गुण होता है, जिसके कारण उसमें दूसरा कोई भी चीज जाता है तो वह अच्छा से उसमें मिल जाता है, जो मिलने वाला होता है। अब उसी द्रव में, द्रव का एक एग्जाम्पल देख लिए कि विसरण का गुण होता है। गैस में भी विसरण का गुण होता है। हम लोग वायु जो है, हम लोग के वायुमंडल में जो वायु है यह भी तो गैस है। तो क्या इसमें कोई एक ही गैस है? बहुत सारा गैस मिला है ना, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अक्रिय गैस है, धूल कण है, बहुत सारा चीज मिला हुआ है ना। तो उसमें विसरण का, जिसमें विसरण का गुण होगा ना, वह अपने में किसी को भी मिला लेगा। तो द्रव में भी विसरण का गुण है और ठोस में भी विसरण का गुण है। तो द्रव भी क्या करता है? अपने आप में किसी को मिला लेता है। और गैस में विसरण का गुण है तो गैस भी अपने आप में किसी को मिला लेता है। द्रव और गैस दोनों में विसरण का गुण होता। बुआ, आज की क्लास में हम लोग बढ़िया से देखे पदार्थ की मुख्य रूप से जो भौतिक अवस्थाएं होती है तीन, ठोस, द्रव और गैस। यह मुख्य भौतिक अवस्थाएं जो थी उसको बढ़िया से देखे, समझे, सभी के विषय में जान गए। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इसके अतिरिक्त भी पदार्थ की दो और अवस्थाएं होती है। तीसरी अवस्था गैस है, चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है और पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट होता है, जो अगले क्लास में हम लोग कल पढ़ेंगे। पदार्थ की चौथी अवस्था और पदार्थ की पांचवी अवस्था। आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोगों को यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बाद कमेंट करेंगे। फिर अपने दोस्तों के पास अच्छा लगा होगा, पढ़ाई समझ में आया होगा तो शेयर कर लेंगे, ताकि आपके दोस्त लोग भी अच्छा से पढ़ सके।